हेलो एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में भारतीय राज व्यवस्था के पूर्वावलोकन को सॉल्व कर रहे हैं और आज की क्लास में हम स्थानीय स्वशासन से आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से कर लीजिएगा। हम इसके सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ऐसा चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। अगला सवाल है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? वह लॉर्ड रिपन थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1880 से 84 में जो थे उनको माना जाता है। उनके समय से ही 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में देता है। अगला सवाल है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो यह भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? या 1993 में जोड़ा गया और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में किया गया है। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या सही है? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो यह 64वां संविधान संशोधन बिल से इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक जो शुरुआत है वो 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यवगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? वह 73वें संशोधन के द्वारा हुआ है और 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल
1993 से अप्रभावी है। संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां करता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हमने देखा था पीवी नरसिम्हा राव थे। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत प्रदान की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। 243 जी के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वो योजनाएं भी हैं 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। अगला सवाल है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किए हैं तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए विषय के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो ये चारों ही कथन सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं तो 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं? तो 29 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि विषय इनमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं सूची में नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 243 से पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 बी ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 243 सी है जिसमें पंचायतों की संरचना दी हुई है, जबकि 243 ए में ग्राम सभा है तथा 243 बी में पंचायतों का गठन है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत करता है? तो राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 243 सी 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा।
ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। इसमें जो कथन सही नहीं है वो कथन सी है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर पर पंचायतों का गठन हुआ है। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा तथा ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित कर दिया जाए। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। व न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो वह है 20 लाख। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य का विधानमंडल बनाता है। 243 जे में प्रावधानित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा अकाउंट्स रखे जाने और ऐसे अकाउंट्स की ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अतः अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे संबंधित है। तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर है। हिंदी संस्करण में 243 जा है और अनुच्छेद 243 जा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों से संबंधित है। यह अनुच्छेद संविधान के अंग्रेजी में आर्टिकल 243 एच है। अतः प्रश्न के हिंदी संस्करण के आधार इसका उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में 48 आर्टिकल 243 जे है, अर्थात अनुच्छेद 243 जो संविधान में हिंदी के अनुच्छेद 243 यह है। यह अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। अतः प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के आधार पर इसका उत्तर विकल्प बी होगा। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो ये गलत है क्योंकि 33% है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो इसमें केवल और केवल तीसरा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें कम से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 243 बी के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, अतः कथन 2 भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 243 बी के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। हालांकि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगला सवाल है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उससे इसके पहले विघटित किया जा सकेगा। यदि पंचायत पहले विघटित कर दी गई है तो विघटन की तारीख जो है 6 मास के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि के समाप्ति के पहले यदि विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ।
इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को, इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विकसित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, तो 10 फरवरी 2019 तक होगा, क्योंकि 2014 में इसका निर्वाचन हुआ था और ये 5 सालों के लिए होता है, तो 2019 तक चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक होता है तथा समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो विघटित पंचायत की अवशिष्ट अवधि तक के लिए ही होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होते हैं। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो इसमें जो सही है वो दूसरा, तीसरा और छठा सही है, जबकि पहला, दूसरा और पांचवा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 243 पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किसमें है, तो फिलहाल तो किसी भी राज्य को नहीं प्राप्त है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के तहत वहां न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बिहार राज्यवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार कर दिया था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार की कारावास की सजा नहीं दे सकती है, चाहे वह मूल दंडावेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं वहां भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जा सकने का प्रावधान नहीं है। तो उस समय बिहार में था, तो उस समय ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लेकिन अभी किसी भी राज्य में नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ऊपरी तो कथनों में से कौन से सही है, तो केवल एक सही है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की नगर पालिकाएं होती हैं, न कि 2 प्रकार की। इस तरह से कथन 2 गलत है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो केवल एक सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा।
साथ ही अनुच्छेद 243 के 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, वह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आती है? राज्य सूची में आती है। पंचायती राज विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज्य सम्मिलित किया जाता है, अगेन राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। 245 के अनुसार पंचायत की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हो जाते हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 मार्च से पूर्व नए चुनाव करवाए जाने आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य है तो वह मध्य प्रदेश है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, सभी पद के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना, पंचायतों में 1/3 पदों पर महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो डी ऑप्शन गलत है, जबकि और तीनों सही दिए हुए हैं। कथन है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो इसमें कथन सही है, जबकि कारण गलत है। महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। लेकिन भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो केवल एक सही है, जबकि दूसरा गलत है। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधानों को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? तो इसमें ए और सी इस प्रकार के हैं जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, न कि 30%। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए तथा सी। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी सी और डी दोनों सही हैं। महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके किया गया है, तो 1992 का 73वां संशोधन। सॉरी, यहाँ पर 30% दिया हुआ है, यहाँ पर 33% होगा और इस तरह से 73वां संशोधन के अंतर्गत किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज संस्थाओं में।
अगला सवाल देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 डी देता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो वह 243 डी है। अनुच्छेद 243 डी के खंड 1 में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार इस प्रकार आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो वर्तमान में जो है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। तो अभी यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है तथा केरल में भी है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कोई भी मतलब ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल है, किस राज्य या राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों राज्यों में ही है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ था। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला सवाल है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 डी ए के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का जो अनुपात है उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात होगा और उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण जो है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अगला सवाल है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो वह 1996 में किया गया था। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया। 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 को 10 राज्यों में अर्थात आंध्र में, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया है। अगला सवाल देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो अभी हमने देखा भूरिया समिति ने। अगला सवाल है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना उसका उद्देश्य नहीं है।
इसके तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। अगला सवाल है, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो असम, मेघालय और तमिलनाडु में नहीं है। अभी हमने देखा था कौन कौन से राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से ही निकला हुआ राज्य तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान में है। असम, मेघालय और तमिलनाडु में यह परिवर्तन में नहीं है। अगला सवाल है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसका जो उपर्युक्त ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 और 2 है, जबकि तीसरा गलत है। पंचायत जो पेशा अधिनियम 1996 के अंतर जो है वो समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वनोपजों के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में जो माइनर मिनरल्स के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है, सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए ही आवश्यक होती है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये सारे ही सही दिए हुए हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, और यह कहाँ पर दिया हुआ है? 243 में दिया हुआ है। तो आप अनुच्छेद भी याद रखेंगे। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में, मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं उनमें पंजीकृत लोग हैं, और ये कहाँ पर दिया हुआ है? अनुच्छेद 243 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो नहीं, इसकी शक्तियों का जो निर्धारण होता है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है। ऑप्शन बी क्योंकि सत्य नहीं है पूछा है तो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ यह एक ग्राम स्तर की सभा है, तो ये सही है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सही है पूछा है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, तो ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो ये सही नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती, ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, मतलब पहला, दूसरा और पांचवा सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम में नहीं होती, और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, जबकि ग्राम सभा की बैठक वो ग्राम सभा के मुख्यालय में होगी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 10(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु ग्राम के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी, तथा धारा 3 के तहत राज्यपाल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु एक ग्राम या ग्रामों के समूह को एक ग्राम निर्दिष्ट कर सकता है। ग्राम सभा की बैठक जो है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, इसमें पहला, सेकेंड और फिफ्थ सही है। थर्ड जो दिया है कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो नहीं, ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। अगला सवाल है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की बैठक एक 10
गढ़पूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। गढ़पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गढ़पूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गढ़पूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गढ़पूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेक्षण प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गढ़पूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। छत्तीसगढ़ में इस तरह से सवाल बनते हैं और ये मेनली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। अगर आपको यूपी पीसीएस देना है तो आप यूपी के ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत स्तर को समझें और उसके जो सवाल आए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 74 जो है वो एमपी पीसीएस में पूछा है मध्य प्रदेश में, और ये देखिए मध्य प्रदेश के बारे में। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? वह 89 के द्वारा किया गया है। आप मेनली इससे जो यूपी पीसीएस में आए हैं, आरओ में आए हैं और आईएएस में पूछे गए हैं उन सवालों पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि हर राज्य में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से आपको यूपी का देना है तो यूपी के सवालों पे ज़्यादा फोकस करें। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा तो स्वशासन व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ मूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसका जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अगला सवाल है, पंचायती राज एक व्यवस्था है तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधियों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। इसमें पद सोपानिक संरचना का नहीं है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और तीसरा सही है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करता है तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 3। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है स्थानीय जनता की विकास में भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है, जबकि इसका काम राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय संग्रहण नहीं है। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक है, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछा है? यह केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, इस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होता है। वैधानिक स्थिति जो है पंचायती राज का वो स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति जो है वह स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं, परंतु केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अगला सवाल है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। अगला सवाल है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये सारे ही सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, क्योंकि 24 अप्रैल
1993 से हुआ और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है जो कि जैविकी रूप से जुड़ी संरचना मानी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान हैं जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की पड़ती है, ना कि केंद्रीय सरकार की, राजनेताओं की, नौकरशाही की। जो पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य बनाने के लिए स्थायी जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी देता है, सामुदायिक विकास भी करता है। इस तरह से इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था तो निर्णय लेने की शक्तियों का, कोर्ट व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया है क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है वो हायरार्की में चलती है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, तो न्यायिक शक्तियों का नहीं हुआ है जबकि प्रशासनिक शक्तियों का हुआ है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। निर्णय इसके जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है निर्णय लेने की शक्तियों का, कोर्ट व्यवस्था का तथा प्रशासनिक शक्तियों का जो है कि 11वीं अनुसूची में प्रदत्त विषयों के माध्यम से स्थानीय शासन तक विकेंद्रीकृत किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? या स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। वैशिष्ट्य नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना क्योंकि वह आत्मविश्वास को जगाता है, तो यह इसका जो इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सारी स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये सारी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला सवाल है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन जो है कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इंडिविजुअली देखेंगे, कथन सही है, कारण सही है। तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामलों के प्रबंध में है, राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है क्योंकि इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है तथा उनको जो उनके जो कार्य हैं उनकी एक लिस्ट बना दी गई है। तो इस तरह से जो कारण है वो भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अंतःखेल कम क्यों हो गया है, क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसी तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। इकाई क्षेत्रों में से किसी एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है तो नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता है, जबकि आर्थिक मामले, विधि निर्माण और कार्मिकों के मामले में होता है। अगला सवाल है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो विधि मामले में होता है, वित्तीय मामले में होता है और कार्मिक मामलों में होता है, जबकि नागरिक की शिकायतों में नहीं होता। इस तरह से ABC सही हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो गांधी के था। ग्रामीण स्थायी शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए
1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिन्होंने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वो बलवंत राय मेहता समिति हैं। 1992 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अभी हमने देखा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। इसके अतिरिक्त पंचायतों के सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। उसके 20 साल बाद 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में जो है अशोक मेहता का। तो 20 साल का गैप है। आप यहाँ से देख लीजिए, मतलब ऐसे याद कर लेंगे कि 1957 1977 याद रहेगा, क्योंकि डेट एग्जैक्टली पूछा जाता है। कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है। और उसके बाद 1985 में जीवीके राव समिति बनी थी तथा 1986 में एलएम सिंघवी बनी थी। तो 85 और 86 याद रखिएगा, जीवीके राव, उसके बाद एलएम सिंघवी। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, तो आपको डेट कब कौन सी बनी है उसको याद रखना जरूरी है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? तो त्रिस्तरीय की थी। निम्नलिखित राज्यों में से किसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ वह कौन है? तो बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुतियां की? तो अभी देखा हमने बलवंत राय मेहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय दिया है तथा एलएम सिंह ने स्थानीय स्वशासन पद्धति को प्रमोट किया तथा जीवीके राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार को सुझाव दिया है। तो इस तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो उन्हें बीआर मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। यूपीपीसी 2016 में पूछा है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो न्याय पंचायत नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और प्रारंभ की गई तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अक्टूबर में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ किया गया था? तो हमने देखा था राजस्थान में किया गया था। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो नागौर में किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो अभी हमने देखा राजस्थान था। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था तो राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर के राजस्थान के नागौर में। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो कि 1957 में आई थी, उन्होंने किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में
किस समिति द्वारा की गई थी? तो अभी हमने देखा बलवंत राय मेहता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PBN राव समिति नहीं है, जबकि LM सिंघवी कब आई है? 1986 में। अशोक मेहता समिति कब आई है? 1977 में। बलवंत राय मेहता 1957 में। आप इनका डेट भी याद रखिएगा। PBN राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, और जो है वो पंचायती राज से संबंधित हैं, जिनमें जो है बलवंत राय मेहता 1957, संस्थानम समिति 1962-63 में, अशोक राय मेहता समिति 1977 में, इन्होंने रिपोर्ट जो है 78 में दी है, GVK राव 1985 में, LM सिंघवी 1986 में, हनुमंत राव समिति कब बनी है? 1982 में, PK थुंगन 1988 में। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो ये LM सिंघवी है, GVK राव है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सारे ही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समितियां दिए हो उनका वर्ष तो हमने देखा था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता बनी थी, कब बनी थी? 1957 में। ई का चार्ट से कोई ऑप्शन सही हो रहा? आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो आप 1-2 भी समिति की वर्ष याद रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अशोक मेहता देखिए 1977 में बनी थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दिया था। तो सी का अगर 5 देखें तो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है। इस तरह से हनुमंत राव का कब बना था? 1984 में। GVK राव 1986 में। GVK राव 1985 में है, LM सिंघवी जो है 1986 में है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हनुमंत राय 1984, GVK राव 1985, LM सिंघवी जो है 1986। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे कौन से आए थे? BR मेहता आए थे, 3 से शुरू होता हुआ, सिर्फ ऑप्शन सी है। उसके बाद अशोक मेहता, फिर GVK राव, फिर अशोक, LM सिंघवी। GVK राव कब आए हैं? 1985, LM सिंघवी 1986, 1957 तथा 1977। तो इस तरह से 3, 4, 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समिति दी हुई है, नियुक्ति का वर्ष दिया है। बलवंत राय मेहता 1957 में, ऑप्शन ए इसमें ही फिर दिया हुआ है। अशोक मेहता 1977 में, LM सिंघवी 1986 में, PK थुंगन 1988 में। इस तरह से 1, 2, 3, 4। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? तो BKRB राव समिति नहीं है। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। यह समिति किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संशय की थी? तो द्विस्तरीय की थी। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इन्होंने जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो अभी हमने देखा द्विस्तरीय सरकार की। अगला सवाल है PCS प्री 2000 यूपी PCS प्री 2023 में पूछा है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, पहला सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु नहीं, इन्होंने जिला पर बोला है, तो इस तरह से दूसरा गलत हो जाएगा। बी केवल 1 सही है। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों को गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुत
किया था और इस समिति ने न्याय पंचायत को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने की थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो एल सिंघवी कमेटी के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल सिंघवी द्वारा, जो कि 1986 में बनी थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा भी की थी। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति है? तो एल सिंघवी समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जीवीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, गलत है। दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, संस्थानम समिति पंचायती राज वित्त, अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं। तो इसमें 3 सही, ए बी सी डी सुमेलित है जबकि ए सुमेलित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1985 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जीवीके राव समिति का गठन ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं को समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को विकेंद्रीकरण और जन सहभागिता के लिए सुदृढ़ बनाने तथा उनके नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जिलों की आधारभूत इकाई मानने की अनुशंसा की थी। तो जीवीके राव समिति ने क्या क्या किया है? तो नियमित चुनाव कराने की सिफारिश है, नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जिलों को आधारभूत इकाई मानने की अनुशंसा की है। तो 2 चीज यहाँ पर याद रखेंगे, नियमित चुनाव तथा जिले को आधारभूत इकाई मानने की अनुशंसा की है। और उसकी एल दंतवाला की अध्यक्षता में जो गठित कार्यकारी समूह था उसके द्वारा प्रखंड ब्लॉक स्तर पर नियोजन के संदर्भ में अनुशंसाएं की है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित दंतावाली समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रीजनल रूरल बैंक्स को ग्रामीण ऋण संरचना को अभिन्न अंग बनाए जाने की अनुशंसा की थी। वर्ष 1962 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्त और संस्थानों पर के संस्थानम की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने वर्ष 1963 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्टों में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। 77 में पंचायती राज व्यवस्थाओं पर गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण BR वाली यहाँ सुमेलित है, पूछा है। BR राव, पंचायत राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी, पंचायत और सहकारी संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जीवीके राव। तो यहाँ पर A, C और D सही है, जबकि B जो है पंचायती राज प्रशिक्षण जीवीके राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु समिति वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी। यहाँ प्रश्न की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण दोनों में GKB राव दिया है, जबकि GBK राव होना चाहिए, अन्यथा दिए गए विकल्पों में से उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ GKB राव की जगह BK राव होगा, JBK राव। ओके, तो इस तरह से ACD सही होगा। हमारे संविधान के किस भाग में 352 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की है? तो भाग 9 में की है। 243 बी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र जो है अनुच्छेद 243 सी के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 243C(2) के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्रों में यथासाध्य एक ही हो। अगला सवाल है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उप प्रभार स्तर पर जिला परिषद जो है वो असम में है, मंडल प्रजा परिषद जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जनजातीय परिषद जो है वो मिजोरम में है तथा ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय में है। तो इस तरह से ऑप्शन 2, 1, 3, 4 डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वह नागालैंड में नहीं है। संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं के संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243M के तहत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य पर नहीं लागू होते हैं। हालांकि इन तीनों राज्यों में जनजातीय परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। किस राज्य में नगर पंचायत नहीं है? तो अभी हमने देखा नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं तथा मिजोरम में नहीं है। इस तरह से ऑप्शन ई सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड से बताएं। पंचायत समिति के नाम है और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम है। तो जनपद पंचायत जो है मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में है, तालुका परिषद गुजरात में है तथा आंचलिक परिषद जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 2007 में यथा संशोधित की धारा 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए सदस्य एक प्रमुख, जिसे निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, शामिल होते हैं, जबकि खंड ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान, उस खंड के लोकसभा और विधानसभा सदस्य तथा उस खंड की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी खंड स्तर पर। तो इसका सही ऑप्शन है पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति खंड स्तर पर होती है। इसके अधीन जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक स्तर पर जो है प्रखंड जो है ब्लॉक स्तर पर होता है, प्रखंडीय ब्लॉक स्तर पर जो है वो पंचायत समिति होती है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिले पर जिला परिषद। तो आप इसे याद रखिएगा, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है तो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है, जबकि जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक प्रशासनिक प्राधिकारी होती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिला पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से यदि उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत के पिछड़ी जातियों के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, केवल दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि धारा 19A के अनुसार राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रहेंगे, परंतु इनके चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के। अगला सवाल है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऑप्शन डी सही होगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति है, कृषि समिति है तथा शिक्षा समिति है। तो तीनों ही सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैध क्या नहीं है? एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधित्व नामित कर सकता है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एक राज्य सभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर डी वैध नहीं है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये गलत है। बाकी स्थानीय निकायों को 1/3 स्थान पर स्त्रियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है जिसको राज्य वित्त आयोग बोलते हैं। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण जो है एक आयोग द्वारा होता है। तो ये सारे ही सही हैं, जबकि ऑप्शन ए सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है। 243(1) के अनुसार पंचायतों एवं अनुच्छेद 243 या का 1 के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराना और इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 243 के तहत करते हैं। 243 ZA में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। 243 ZA के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के लिए संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। तो यहाँ पर इसलिए 243 के दिया हुआ है। 243 छत्तीसगढ़ के निकायों के चुनाव में आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण निदेशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 ZA में है। राज्य निर्वाचन आयोग की राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो केवल दूसरा सही है। राजस्थान का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया था। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इस आयोग का एक सचिव होता है जो एक स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अगला सवाल है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में एक सदस्यीय आयोग है। यहाँ पर दोनों ही सही हैं। अभी हमने देखा था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994 में। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित होगा, स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। 1, 2, 2, 3, 3 और 4 इसमें गलत है, जबकि इसमें पूछा है तो क्या होगा? तो यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। 3 और 4 सही है, जबकि 1 और 2 गलत है। मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार शेष रह जाने पर उस सीट के लिए मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। इसी के साथ उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाएगी। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसील जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। इसका तो सही ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ के बाकी सारे ही, चौथा और सातवां छोड़ के सब सही है। इसको देख लीजिएगा। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन सी सही है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो वह चुनाव लड़ सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष का। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है? तो नहीं, 21 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग हो जाने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है। तो बी सही है, केवल दूसरा कथन सही है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। अनुच्छेद 243 वाई के तहत यही वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करता है। अगला सवाल है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार 5 वर्ष में क्या गठित करता है? तो एक वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य का वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है तो अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्यों की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। अगला सवाल है, राज्य को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारे करते हैं? तो राज्य वित्त आयोग करता है। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसा नहीं है, संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। तो कथन गलत हो गया, तो कारण अपने आप सही हो जाएगा। कारण क्या है? संविधान के 73वें या 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता, तो राज्य के निर्वाचन आयोग का रहता है। इस तरह से ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है?
तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, जिला पंचायत है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत तथा जिला पंचायत 243 के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9A है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संविधान को एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, या नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, या नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है? तो ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा कथन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति की? तो वह कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अगेन 74वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो शहरी क्षेत्र को। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 न 1 के तहत किया गया है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहां नगर निगम के सभासदों के साथ साथ मेयर का भी प्रत्यक्ष चुनाव होने का प्रावधान है, वहां पर मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि जिन राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहां पर मेयर का कार्यकाल अलग अलग, जैसे कि दिल्ली और बेंगलुरु में 1 वर्ष है, मुंबई में 2.5 वर्ष है। इस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश में मेयर का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? तो 30,000 है। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आवासीय कार्यों में लगी हो, ये नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हो, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्त एक साथ पूरी करते हैं। जैसे न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व जो है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अगला सवाल है, 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। कथन है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। ये सही है। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। ये दोनों ही सही हैं। और आर जो है वो कथन का स्पष्टीकरण भी है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा तथा बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। बड़े नगरों के आकार, जनांकीय स्वरूप, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों आदि के कारण इन नगरों का प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है और इसी कारण से यहाँ स्थानीय शासन अभिसंरचना के रूप में नगर निगम का गठन किया जाता है, जिनके पास तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तियाँ और अधिकार होते हैं। अगला सवाल है, एक पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगा। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 8। अगला सवाल है,
नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। मिनिमम कितना है? 21 वर्ष है। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद हेतु आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जिनका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। अगला सवाल देखते हैं। नगर पालिका की नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? नगर पालिका की अवधि का गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विकसित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विकसित कर दी गई तो नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए विकसित की जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी कथन गलत दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह से सवाल बनते हैं जिनके लंबे लंबे ऑप्शन होते हैं और यूपी में इस तरह से नहीं बनते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ वाले सवालों को स्किप कर सकते हैं। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा है। जो पार्षद चुने जाते हैं उनकी वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुनती है। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा तथा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों के द्वारा। तो ऑप्शन सी के 2 और 4 सही है, जबकि सभी वयस्क के द्वारा नहीं होता है तथा नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा नहीं होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद सही नहीं है, जबकि लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, काकोरी नगर पंचायत सम्मिलित है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि एक नगर निगम है। अगला सवाल है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के हैं, जिला नियोजन समिति के हैं, राज्य वित्त आयोग के हैं। तो उस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जबकि राज्य समिति पर कर मूल्य निर्धारण बोर्ड के नहीं है। पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य के प्रावधान है। राज्य के निर्वाचन आयोग 243 के में है, वित्त आयोग 243 आई में है और नगर पालिका के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग 243 जेड में है, वित्त आयोग 243 वाई में है तथा जिला नियोजन समिति 243 जेड डी में है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो जिला नियोजन की समिति के गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, जिसका ऑप्शन सी सही है, दूसरा और तीसरा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो निर्वाचित 20 होते हैं तथा पदेन सदस्य 5 होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अधिकतम कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो 243 जेड डी में। राजस्थान में जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो सभी को ही सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के द्वारा जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। इस तरह से तीनों ही विकल्प सही हैं। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में किसका प्रावधान किया गया है? तो नगर समितियां हैं,
वार्ड समितियां हैं, महानगर योजना आयोजना समिति है तथा जिला आयोजना समिति है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की जाती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2 सही है। इसका कार्य जो है विकास योजना का प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक ही सीमित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य प्राप्त हैं। नरेगा जो है अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा इसे 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित किया गया था। इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 2009 2 अक्टूबर को उसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क के सदस्य कार्य करने के इच्छुक हैं को कम से कम 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ग्राम पंचायत की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सीडीपी देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रचार सेवा था जो वर्ष 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में, कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। अगला टॉपिक है हमारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो कि भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 303 से 342 ए तक है। चलिए इसे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित करने का जो प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है तो अनुच्छेद 330 में की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो 332 में है। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद लोक अधिसूचना जारी द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार शक्तियां राष्ट्रपति एवं संसद को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 में प्रदान की गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 342 में। 342 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य विशेष के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उस राज्य के संबंध में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, तो ये भी सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं, ये गलत है क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, तो जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है, तो गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति देते हैं। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, तो बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो तांती तंतवा। बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना में अति पिछड़े वर्ग में शामिल रहे तांती तंतवा समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यों के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके तहत राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा संविधान आदेश जारी करके निकाली गई है, जिनमें कोई संशोधन संसद द्वारा ही विधि बनाकर किया जा सकता है। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशेष संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम होना चाहिए, पिछड़ापन में भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, तो ये सारे ही सही हैं। इसमें इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होने चाहिए, साइनेस ऑफ कंटेंट विद कम्युनिटी एट लार्ज होना चाहिए, बैकवर्ड एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने चाहिए। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है, तो वह 1206 है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो वह मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है और राजस्थान में है। निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो राज्यसभा में भी नहीं है तथा राज्य की विधान परिषद में भी नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 338 तथा 338 ए के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 ए को जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोगों में कौन कौन शामिल होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं तथा 3 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और जिनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, तो अभी हमने देखा 338। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, तो 338 से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 है। टोटल 5 है, एक अध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, सिर्फ और सिर्फ दूसरा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या परिभाषा है, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था, तो 331 में दिया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है, तो 104वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो 333 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 ए में 4 बी में ऑप्शन सिर्फ बी ऑप्शन में है।
बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम जो है वो 1986 में बना था। तो बी में 3। निःशक्तजनन समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम जो है ये 1995 में आया था। तो सी में 2 हो गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया है, जबकि यहाँ पे 1990 दिया है, तो यहाँ पे 1992 कर लीजिए। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं इसमें? तो केवल एक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग में से केवल एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो वह 102वां संवैधानिक संशोधन है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेकर थे, और इनका जो गठन हुआ था वो जनवरी 1953 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिया हुआ है। 280 में वित्त आयोग दिया हुआ है, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 338 बी में दिया हुआ है। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।